तो सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कम्युनिकेशन क्लासेस मोहम्मद इमरान पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान विषय को और इस विषय में हम लोग टीजीटी स्पेशल क्लास का अध्ययन कर रहे थे। इससे हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी कह सकते क्लास देखी। इस क्रम में आज हम देखते हैं राज्य एवं उसके तत्व के विषय। चलिए इस श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर राज्य है क्या। तो भैया इसमें एक परिभाषा दी गई है अरस्तू के अनुसार। अरस्तू ने बताने का प्रयास किया कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। या फिर हमें कह सकते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसमें अन्य अगर परिभाषाएं देखते हैं तो भैया, तो इसमें अन्य परिभाषा में जैसे सिसरो का स्थान आ जाता है। उन्होंने कहा है राज्य उस समुदाय को कहा है जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों को परस्पर तथा मिलकर उपभोग करना है। चलिए हम देखते हैं कुछ आधुनिक परिभाषा। जैसे आधुनिक परिभाषा में सबसे पहले किसकी परिभाषा आ गई है? वुड्रो विल्सन की आती है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? वुड्रो विल्सन की है। इसके साथ साथ इसमें ब्रंटसली ने भी कहा है कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। हम सामान्यतः यह कह सकते हैं कि जो राज्य है उसमें एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति भी होना चाहिए, तभी राज्य का निर्माण हो सकता है। इसके साथ साथ राज्य की जो सबसे उत्तम परिभाषा दी है वो गार्नर ने दी है। इस परिभाषा को अधिक लोगों ने मान्यता दी है। जी, इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम से कम अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय संभवतः करता हो। तो जो भैया गार्नर की परिभाषा है, इसमें राज्य के चारों तत्वों की विवेचना की गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, भूमि, शासन व संप्रभुता का उल्लेख होता है। बताया गया है कि राज्य में कम से कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। इसके साथ साथ इसमें जनता का भी उल्लेख है। कहा गया है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें तीसरा जो तत्व आया है वो आया है, कह सकते हैं कि जिसका एक संगठित शासन यानी कि सरकार का उल्लेख किया गया है और जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय क्षमता करता है, अर्थात संप्रभुता की बात इसमें की गई है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः लगभग मुक्त हो। इस प्रकार से राज्य के विषय में कहा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राज्य के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो राज्य के तत्वों की बात करते हैं तो अधिकतर विद्वानों ने क्या किया है कि इसकी अलग अलग परिभाषा बताने का प्रयास किया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर जो हमारे साहित्य हो गए उसमें भी राज्य के अंग माने गए हैं। जैसे मनु हो गए, भीष्म, कौटिल्य और शुक्र आदि ने राज्य के 7 अंगों वाला संगठन की 7 प्रकृति युक्त कहा है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो प्रकृति है वो 7 अंग, इसमें स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र इत्यादि माने गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो राज्य के तत्व के संबंध में विभिन्न विचारकों के जो विभिन्न मत, जैसे विलोबी के अनुसार राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय, सरकार या शासन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था, शासन अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले नियमों का लिखित या अलिखित संकलन। सिसिविक ने राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं, जनता, भूखंड तथा सरकार। माफ कीजिए, 3 बताए हैं। ब्लडसनी के अनुसार भूखंड, जनता, एकता, संगठन राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में राज्य के संबंध में गार्नर के विचार हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं, आंतरिक सत्ता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, जनता की इच्छा को कार्यों में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गेटल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है और इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन अग्रलिखित प्रकार से किया गया। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें बताया गया, क्या बताया गया है, वो है जनसंख्या। जी, सबसे पहला कौन सा बताया गया है? जनसंख्या। जनसंख्या के विषय में बात करते हैं तो ये माना गया है कि मानव के सामाजिक गुण के आधार पर राज्य का जन्म हुआ है और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। अर्थात जनसंख्या नहीं है तो राज्य कह सकते हैं कि उसका कोई आधार ही नहीं होगा। जैसा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए कहा है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 10,000 होनी चाहिए। दूसरी ओर हिटलर, मुसोलिनी तथा अन्य अनेक व्यक्तियों का विचार है कि राज्य एक शक्ति है और यह शक्ति ठीक प्रकार से कार्य करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिकतम जनसंख्या हो। वस्तुतः जनसंख्या कम होना या अधिक होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक राज्य में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इसके संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि राज्य जनता राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या पर्याप्त होनी चाहिए तथा या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखंड तथा राज्य साधन पर्याप्त हों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र बताया गया है भैया वो है निश्चित भूभाग, अर्थात राज्य के लिए निश्चित भूभाग की आवश्यक है। डिग्विट और सीले आदि कुछ विद्वानों ने तो निश्चित क्षेत्र को राज्य की आवश्यकता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, किंतु एक निश्चित क्षेत्र के अभाव में व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया सकता है।
इसलिए वर्तमान समय में सभी विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। नर्सली के शब्दों में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे राज्य का व्यक्ति आधार जनता है, उसी प्रकार भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण करती है जब तक कि कोई निश्चित प्रदेश ना हो। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि का अभिप्राय केवल भूमि क्षेत्र से ही नहीं अपितु इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन सम्मिलित होते हैं जो किसी देश को स्थल, जल और वायु से प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी राज्य में विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ, तट से 12 मील तक का समुद्र और वायुमंडल सभी भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। तात्पर्य है कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया बताया गया है सरकार। सरकार के विषय में कहा जाता है कि मानव समूह निश्चित क्षेत्र में जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है वह उद्देश्य उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि इन व्यक्तियों का जीवन कुछ मुद्रा नियमित ना हो। सरकार ही वह संस्था साधन है जो उक्त उद्देश्यों को पूर्ण करती है और इसके अतिरिक्त सरकार ही राज्य में बसे हुए जन समुदाय की इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर सकती है। सरकार के अभाव में सभी लोग अपने हितों की भाषा अलग अलग स्वर में बोलते हैं और कोई निश्चित मंत्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सरकार प्रजातंत्र किसी प्रकार की हो सकती है, यद्यपि वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक सरकार दूसरे प्रकार की सरकारों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया इसमें बिंदु क्या बताया गया है? अगला भैया इसमें बिंदु बताया गया है संप्रभुता। संप्रभुता एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सरकार से संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं करते जब तक इनके पास संप्रभुता ना हो। जैसे भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो इससे पूर्व उसके पास जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार इत्यादि थी, परंतु उसके पास संप्रभुता नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को संप्रभुता प्राप्त हुई और तभी भारत एक राज्य हुआ। राज्य संप्रभुता से हमारा तात्पर्य है कि राज्य आंतरिक रूप में उच्चतम हो, अर्थात अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके और बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। तात्पर्य है कि संप्रभुता एक सरकार की शक्ति है जिसका प्रयोग वह नागरिकों के कल्याण के लिए करता है। आगे इसमें यह बताएगा कि यदि कोई राज्य स्वेच्छा से अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार कर लेता है तो इसे राज्य की संप्रभुता समाप्त नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से विभिन्न राज्यों की संप्रभुता सीमित नहीं हुई है। तो ये भैया आप लोगों ने देखा राज्य के आवश्यकता के विषय में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो राज्य है और सरकार में क्या अंतर है। जी, राज्य और सरकार में क्या अंतर है? तो सबसे पहला जो इसमें अंतर क्या बताया गया है कि स्थायी और अस्थायी काव्य। जी बिल्कुल सही बताया गया है इसमें अंतर इस प्रकार से, स्थायी और अस्थायी में काव्य। देखिए राज्य स्थायी है, आज भी रहेगा, उसकी सीमाएं परिवर्तित हो सकती हैं, परंतु जो सरकार होती है वह अस्थायी होती है। कहीं 5 साल के लिए है, कहीं 4 साल के लिए है, कहीं बीच में ही बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता तो बीच में ही उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान, टर्की, सीरिया, इंग्लैंड आदि देशों में सरकारों में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन राज्य जब कहते हैं भारत में भी अनेक बार सरकार में परिवर्तन हो चुका, लेकिन राज्य के स्थायी पर सरकार के इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए सामर्थ्य उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, परंतु राज्य जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो वैसे ही बना रहेगा, परंतु सरकार एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया बताया गया है मूर्त और अमूर्त का अमूर्त भेद। देखिए राज्य का है एक अमूर्त दर्शन है, हम सिर्फ उसे भौगोलिक रूप से समझ सकते हैं, उसकी सीमाओं को देख सकते हैं, परंतु उसे स्पर्श नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते हैं। परंतु जो शासन होता है वह एक मूर्त है, हम ठोस है। हम शासन में जो सरकार होती है, जो व्यक्ति होता है उसको हम देख सकते हैं, उसकी हम आलोचना कर सकते हैं, उसके समस्त कार्य हम कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो राज्य है वो एक अमूर्त संस्था है और जो सरकार है वो एक मूर्त संस्था। आगे देखते हैं। अगला बताया गया है प्रधान और प्रतिनिधि का भेद। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि भैया ध्यान रखेंगे, राज्य प्रधान है और सरकार उसकी प्रतिनिधि है। राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जिसका उद्देश्य सर्वसाधारण की उन्नति होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन का नाम ही सरकार है। इस प्रकार सरकार राज्य का वह यंत्र है जो राज्य के उद्देश्यों को कार्य में परिणत करता है। संप्रभु शक्ति का स्वामी राज्य है और सरकार राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इस शक्ति का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं भैया प्रकृति का भेद। जी आगे बताया गया है प्रकृति के भेद के विषय में। राज्य के निर्माण के पीछे जो विकास की प्रक्रिया है मनुष्य के सजग प्रयत्नों का परिणाम नहीं। राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है किंतु इसके विपरीत शासन एक कृत्रिम समुदाय और मनुष्य के सजग निर्माण का कह सकते हैं कि इसमें परिणाम है। आगे देखते हैं भैया सदस्यता का भेद। सदस्यता के भेद के विषय में क्या बताया गया है कि जो राज्य है, जी कह सकते हैं कि इसमें जो राज्य की बात की गई है, जी राज्य के विषय में कहा गया है कि इसमें ये सस्ता का भेद, सस्ता के भेद के विषय में कहा जाता है कि राज्य की सस्ता अनिवार्य, अर्थात यदि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक होना अनिवार्य है, किंतु आप सरकार के सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात यदि आपको समझ जैसे भारत की बात करते हैं तो समझ में आए तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, समझ में आए तो कांग्रेस को वोट दीजिए, कोई जबरन आपसे आपका वोट नहीं ले सकता है, परंतु आप राज्य के नागरिक जबरन बनाए जाएंगे तभी आप राज्य के नागरिक माने जा सकते हैं। आगे देखते हैं भैया इसमें अगला क्या बताया गया है। अगला बताया गया है कि पूर्ण और अंग का भेद। राज्य एक ऐसे पूर्ण का नाम है जिसका अंग सरकार है। अभी आपको बताया गया था कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और समरूपता। और जो सरकार है वो क्या है, वो राज्य का एक अंग है। इसी प्रकार से अगर देखें तो सरकार राज्य रूपी पूर्ण का एक अंग है, राज्य के अस्तित्व में उसका अस्तित्व निहित होता। आगे देखते हैं भैया अगला बताया गया है। अगला है इसमें स्थायी और अस्थायी का भेद। अभी आपको बताया गया कि राज्य स्थायी है और सरकार
अस्थायी। इसके साथ साथ बताया गया क्षेत्र का भेद, राज्य और सरकार का क्षेत्र का भी अंतर होता है। बिना क्षेत्र के राज्य हो ही नहीं सकता, परंतु सरकार बिना क्षेत्र के भी हो सकती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने यूरोप के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो फ्रांस आदि देशों ने दूसरे राज्यों में निर्वासित सरकारें स्थापित की गई थी। इस प्रकार राज्य सदैव से ही क्षेत्र में बंधा हुआ है। आगे देखते हैं भैया, रूप की एकता और अनेकता का भेद। सरकारें विभिन्न प्रकार की होती हैं और हर राज्य की सरकार अपने अपने ढंग की होती है, अपने अपने ढंग की होती है। उदाहरण के लिए सरकार की अधिनायकवादी अथवा जनतंत्रात्मक, एकात्मक और संघात्मक, संस्थात्मक अथवा आदेशात्मक प्रणालियों का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका सामान्यतः एक ही रूप होता है। प्रत्येक राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और समरूपता। आगे देखते हैं भैया जी, आगे क्या बताया गया है इसमें। आगे ये बताया गया है कि राज्य विरोध असंभव, सरकार का विरोध संभव। तात्पर्य की बात की गई है कि आप राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप भारत संघ का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। बल्कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, जो सरकार आपकी समझ नहीं आती आप उसका विरोध कर सकते हैं। इससे ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि हम शासन की आलोचना करते हैं किंतु सम्राट की जयकार कहते हैं। आगे अगर देखें तो राज्य और सरकार के इस भेद से ही स्पष्ट है कि क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट शासन का नहीं वरन राज्य का प्रधान होता है। इस प्रकार अगर देखें तो राज्य और सरकार सामान्यतः एक दूसरे के समानार्थी ही माने जा सकते हैं। अगला बिंदु भैया इसमें देखते हैं कि क्या संघ राज्य की इकाइयाँ संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य हैं। जी, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कश्मीर, पश्चिम बंगाल भारतीय संघ की दूसरी इकाइयों के लिए राजद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 इकाइयों के लिए भी राजद का प्रयोग किया गया है। किंतु राज्य शब्द का इस रूप में प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संघ की इन इकाइयों में राज्य का निर्माण करने वाले प्रथम 3 तत्व जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, किंतु उनकी आंतरिक प्रधानता सीमित होती है, इन्हें बाहरी समरूपता प्राप्त नहीं होती है। अतः समरूपता के अभाव के कारण इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या यूपी एक राज्य है, तो भैया उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं होगी। जब आपातकाल की स्थिति आती है तो यूपी की जो समरूपता होती है वो केंद्र सरकार के पास निहित हो जाती है। आगे अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अंग हैं, उसके पास निश्चित क्षेत्र भी है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ना तो अपनी जनसंख्या है और ना ही अपनी प्रभुसत्ता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य नहीं है, या तो स्वतंत्र राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक राज्य नहीं है। तो भैया आज हम लोगों ने देखा अति महत्वपूर्ण जो हमारे विषय ये हुए जी। इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य क्या हैं या फिर उनके तत्व क्या हैं, इस प्रकार से ये व्याख्या आज की गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि जो 7 अगस्त से 8 अगस्त को जो पीटीसीटी पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान के विषय में, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछें और आप उन प्रश्नों को आसानी से सही कर सकें। भैया यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए शेयर करने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बस हमारा प्रोत्साहन वर्धन हो जाता है और हम अपने वीडियो के प्रति और ज़्यादा परिश्रम करने लगते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।